2 एक्सरसाइज 1.2। ठीक है ना। देखिए 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना, फिर गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है ना। तो देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको करना है रफ वर्क में इस 140 के फैक्टर करना है। फैक्टर मतलब इनका गुणनखंड करना। ठीक है। इसको हम 2 से कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 शून्यम शून्य हो जाएगा, और 2 फिर 2 तिके 6 और फिर कितना 2 पंजे 10 आ जाएगा, फिर 5 से 7 बार जाएगा और फिर ये 7 से 1 बार जाएगा। ठीक है। अब ये जो फैक्टर आते हैं ना, ये जितने भी फैक्टर आते हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके अभाज्य होंगे, मतलब प्राइम नंबर होंगे। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए अब इन्हीं को गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त कर देना है, तो यही आपके क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना। तो चलिए इसको व्यक्त करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या हो जाएंगे, बराबर लिखेंगे। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको देखिए 2 आपका कितनी बार आया है, 2 बार ना, तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं इसको, मतलब 2 की पावर 2 कर दें, तो 2 की पावर 2 और गुणे 5 एक बार है तो 5 की पावर 1 गुणे 7 एक बार तो 7 की पावर 1। यही है आपका क्या, अभाज्य गुणनखंड। बस सिंपल है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है आपके लिए 156। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रफ वर्क का काम क्या करना है कि 156 के आपको फैक्टर करना है। ठीक है। तो 156 को 2 से कैंसिल करिए तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 तिक्के 6 और फिर कितना 2 नहीं है 18 हो जाएगा। ठीक है। अब ये कैंसिल किससे होगा, 2 से तो नहीं होने वाला। ठीक है। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए कोई भी नंबर किस नंबर से डिसाइड करता है, ये आपकी डिविजिबिलिटी रूल पे फॉलो करता है। ठीक है। तो किसी दिन मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बता दूंगा। फिलहाल देखिए 2 क्या है आपका इवन नंबर है। ठीक है। और 39 क्या है, ऑड नंबर है। 39 ऑड नंबर है, तो इवन नंबर कभी भी ऑड नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है। तो हम 3 से देखते हैं, 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है। और 3 तिके 9 हो जाएगा। ठीक। और फिर ये क्या है आपका जो 13 है वो क्या खुद अभाज्य संख्या है, तो बस ये 13 खुद से ही कैंसिल होगा, तो 13 इक्यावन 13 हो जाएगा। ठीक है। अब इन सबको यहाँ व्यक्त कर देते, उसी तरह से लिखेंगे क्या कि 156 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। फिर यहाँ बराबर लिखेंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है। तो अब बस इसको क्या करेंगे, 2 की घात 2, 2 2 बार है, और गुणे 3 और गुणे 13। अब 3 एक बार तो 3 में घात 1, 13 एक बार तो इसमें घात कितनी हो जाएगी, 1। यही आपका आंसर है ना जी। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है 3825। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, रफ वर्क करना है। ठीक है। और 3825 इसके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है। देखिए अब ये क्या है, 2 से तो कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। अब विषम संख्या कैसे पता चलती है, अगर इकाई का अंक विषम है ना आपका, तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। तो विषम संख्या 2 से नहीं कैंसिल होगी। ठीक है ना। देखिए 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से कैंसिल हो सकती है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और फिर कितना हो जाएगा, 2 और 2, 3 सत्ते 21 और 3 पजे 15 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर से देखिए, फिर से ये 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। अब फिर से चेक करिए क्या ये 3 से कैंसिल होगा, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, नहीं 3 से कैंसिल नहीं होगा। 4 से कैंसिल ना होगा, 4 क्या है, सम संख्या और ये भी सम संख्या। 5 से तो कैंसिल होगा। ठीक है। अगर किसी भी नंबर का इकाई का अंक 5 है ना, तो वो 5 से जरूर कैंसिल होगा। ठीक है ना। 3 से भी हो सकता है, 3 से हो सकता है। ठीक है। लेकिन 5 से जरूर कैंसिल होगा, तो 5 से करें, 5 अट्ठे कितना 40 और 5 25, अभी भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब देखिए 17 आता है, तो 17 क्या है आपकी अभाज्य संख्या है, तो 17 खुद से कैंसिल होगी। ठीक है। तो 17 एक बार में चला जाएगा। बस ये आपके हो जाते हैं क्या, गुणनखंड। अब इन गुणनखंड को यहाँ लिख देना है, तो क्या लिखेंगे,
3825 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। बस अब इनको घात में शो कर देना। 3 दो बार है, 3 दो बार है ना, तो 3 की घात 2, 5 दो बार है तो 5 की घात 2, और 17 एक बार तो 17 की घात 1। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में है 5005। तो सबसे पहला काम क्या होगा अपना, रफ वर्क करना है। रफ वर्क में इसके गुणनखंड करना है। ठीक है, तो करिएगा गुणनखंड इसके। करें गुणनखंड, कितना मिलेगा। देखिए अब ये 5 है तो 2 से कैंसिल होगा नहीं, 3 से भी लगभग कैंसिल नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से चेक कर लीजिए, 5 से होगा ही होगा। 5 एकम 5, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, और 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अब ये किससे कैंसिल होगा। अब देखिए जब ये 5 से कैंसिल हुआ ना, तो इसके बाद जितने नंबर आएंगे वो सारे बड़े नंबर से ही कैंसिल होगा। ठीक है, अब ये अब की बार अब ये क्या है कि 3 से और 2 से मतलब 5 से छोटे नंबर से कैंसिल नहीं होगा। तो 5 6 से कैंसिल ना होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, विषम संख्या है। तो 7 से चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, और 3 0, 7 चौके 28, और 7 त्रिके 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से 7 से चेक करें, 7 से नहीं हो रहा, 8 से तो ना होगा, 9 से चेक कर लीजिए, 9 से भी नहीं हो रहा। ठीक है, 10 से भी ना होगा, 11 से चेक कर लीजिए, 11 से हो जाएगा। 11 एकम कितना हो जाएगा, 11, और 11 तिहाई 33। अब 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या ना है, प्राइम नंबर, तो ये खुद से कैंसिल होगा, ये 13। अब इनको यहाँ शो कर देना आपको बस। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो आपको क्या मिल जाता है, 5 गुणे 7 गुणा 11 गुणा कितना 13। अब देखिए सब में कितनी कितनी घात है, एक एक घात है ना, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं कि 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 गुणा 11 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसी में हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 7429। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रफ वर्क करना है। 7429 का रफ वर्क करना, चेक करिए। अब देखिए ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या होती है, 2 से आपकी कभी भी कैंसिल नहीं होती विषम संख्या। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 से चेक कर लीजिए। क्या 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से भी कैंसिल लगभग नहीं हो रहा। फिर 4 से तो होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा। 5 से कैंसिल होने के लिए क्या होता है कि इकाई का अंक 5 चाहिए या फिर 0 चाहिए, तभी 5 से संख्याएं कैंसिल होती हैं। 6 से तो ना होगा, 7 से भी ना होगा, 8 9, लगता है ये किसी बड़ी संख्या से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 15 से तो होना नहीं, 16 17 से चेक कर लीजिए। ठीक है, 17 से चेक करते हैं। तो देखिए जब 17 से चेक करेंगे तो 17 दूना 34, 17 तिके 51, 17 चौके 68। 17 चौके किस में जा रहा है, 68 में जा रहा है, 68 में। ठीक है, जब घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 62 मिलेगा। फिर 17 दूनी 34, 17 तिया कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से घटाइए, 2 में से 1 जाएगा कितना, 1, और ये फिर 1, और ये 9। और 17 के पहाड़ा में 51 आता है, 17 छक्का 102, 17 सत्ते कितना हो जाता है, 119 हो जाता है। ठीक है, 437 मिलता है। अब चेक करिए 437 किससे कैंसिल होगा, इससे छोटे से तो होना नहीं। और 18 एक आपकी क्या है, सम संख्या है। जब 18 क्या है आपकी सम संख्या है, तो विषम संख्या को कैंसिल नहीं करेगी। ठीक है ना। तो अब आप चेक करिए किससे, 19 से चेक कर लीजिए। 19 से चेक करते हैं, 19 दूनी 38 में चला जाएगा, तो 43 है आपका, और 43 में से जब 38 घटाएंगे तो 13 में से 8 घटेंगे, कितने आ जाएंगे, 5। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। अब लिखिए कितना, 7। तो 19 57 कैंसिल हो जाता है, 19 दूनी 38, 19 तिके 57। अब देखिए जो 23 आता है ना, 23 स्वयं क्या है, एक अभाज्य संख्या, तो खुद से कैंसिल होगी। ठीक है, बस इसको यहाँ शो कर दीजिए। आप यहाँ लिखेंगे कि 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है क्या, 17 गुणे 29 गुणे 23। अब इनको घातों में शो कर दे, 17 की घात 1, 19 की घात 1, और 23 की घात 1।
ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है ना दोस्तों, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप करेंगे ना इनको, जब एक बार अपने से रिवाइज करेंगे तो फिर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दो भी इजी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है 26 और 91। ठीक है, तो देखिए काफ़ी इजी है, कैसे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, करना क्या है आपको, जैसे अभी तक हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन रेफर करते थे ना, और उसके क्या करते थे, प्राइम फैक्टर निकालते थे, मतलब अभाज्य गुणनखंड करते थे। सेम उसी तरह से आपको क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे कि 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड देखिए निकाल लीजिए, यहाँ रफ वर्क करिएगा। तो 26 के क्या आ जाएंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा 13 में, और 13 एक बार हो जाएगा। और फिर 91 का करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा नहीं, ये 3 से चेक कर लीजिए, 3 से भी नहीं होगा, और ये 4 से तो होना नहीं, 5 से भी होना नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद 6 से चेक करिए, 6 से हो जाएगा, 6 से भी नहीं हो रहा। ठीक है, और 7 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 होता है, तो ये 13 में चला जाएगा, और फिर ये 13 एक कम क्या हो जाएगी, 13। बस इसके क्या करना है, प्राइम फैक्टर जो हमने निकाले अभाज्य गुणनखंड उनको यहाँ लिखिए। तो आप लिखेंगे कि 26 बराबर कितना, 2 गुणे 13। ठीक है, और फिर 91 बराबर 7 गुणे 13। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एचसीएफ निकालना काफी इजी होता है। देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऐसा नंबर होगा, ऐसी संख्या होगी जो दोनों में होगी, समझ गए ना, मतलब ऐसी संख्याएं आपको यहाँ कलेक्ट करके लिखना है जो दोनों में होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। जैसे इसमें दोनों में कौन सी संख्या है, 13 है, तो 13 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए एलसीएम क्या होता है, बात करें एलसीएम की। देखिए एलसीएम क्या होता है, आपके पास जितने भी नंबर होते हैं ना, इन दोनों नंबर्स के, मतलब दोनों संख्याओं के मिलाकर के, दोनों संख्याओं को मिलाकर के जितने इसके अभाज्य गुणनखंड बनते हैं, सारे अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक कंडीशन याद रखना है कि जो नंबर कॉमन होता है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। ठीक है, देखिए कैसे, 2 लिखे, ठीक है, 2 एक बार था, गुणा, फिर देखिए इसमें क्या है, 13 इसमें भी है और 13 क्या है, इसमें भी है। ठीक है, तो हम इसको एक बार लिखेंगे, 13 और गुणा, अब कौन सा नंबर बच रहा है, 7, ये 7 लिख दिए। ठीक है, और इन सब का क्या कर देना, आपको आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, फिर 26 गुणा 7 कर दीजिए, तो 7 छंग 42 की 2, और कैरी कितनी हो जाएगी, 4, और 7 दूनी 14, 4 कितना हो जाएगा, 18। तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम 182, मतलब एचसीएफ हो जाता है 13 और एलसीएम कितना हो गया, 182। ये आपका क्या है, आंसर है, इजी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 510 और 92। ठीक है, तो वही प्रोसेस करना, क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे कि 510 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करने पर इतनी चीजें आप लिखेंगे, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, यहां पास लिखे है ना, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह यहां पर भी क्या करेंगे, हम लोग रफ वर्क करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए 510 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 510 का गुणनखंड, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 में जाएगा। ठीक है, फिर अब ये किससे कैंसिल होगा, 3 से चेक कर लीजिए, हो सकता है, 3 अट्ठे 24 और 3 पच्चे 15। अब ये 3 से तो नहीं हो रहा, 5 से हो जाएगा, किससे हो जाएगा आपका, 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 और 17 बार, 17 पंजे 85 होता है। ठीक है, और फिर 17 भाज्य है, तो ये क्या हो जाएगा,
एक बार में चला जाएगा। बस इसके ये गुणनखंड आपको यहाँ शो कर देना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा कितना 17। इसी तरह से आपके 92 के गुणनखंड निकालना है, तो आप रफ वर्क करिएगा। कितना हो जाएगा 92, ठीक है। 2 से कैंसिल करें, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, ठीक है। फिर 2 से 2 कितना जाएगा 23 में, 23 दूना 46 और फिर ये 23 1 में चला जाएगा, ठीक है। तो ये अभाज्य गुणनखंड जो है ये इनको यहाँ लिख देना है, उसी तरह जैसे अभी पीछे किए थे और पहले क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे कितना 23 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या HCF। बस HCF क्या हो जाएगा, क्या पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़े थे कि HCF ऐसा नंबर होता है जो दोनों में होता है, मतलब कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लीजिए आप दोनों में कौन सा नंबर है, एक तो 2 है और कोई भी नंबर है नहीं है, ठीक है। तो HCF कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक। अब लिखेंगे क्या LCM। LCM में क्या करेंगे, सारे नंबर लेते हैं लेकिन जो कॉमन होते हैं उनको एक बार लिखेंगे। कैसे, देखिए जैसे पहला नंबर क्या 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो इसको एक बार लिखेंगे, फिर गुणा। फिर इसमें कितना है 3, तो 3 लिखें। फिर कितना है 5, तो 5 लिखें। फिर कितना है 17, तो 17 लिखें। फिर इसके नंबर कितने हैं 2, तो ये 2 लिखेंगे और फिर ये कितना 23, ठीक है। देखिए यहाँ क्या हो रहा था, ये एक्स्ट्रा 2 है, समझ गए ना, इसको इसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे, ये एक्स्ट्रा 2 है तो इसको भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इन सब का जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, ठीक है। और 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, 60 गुणा 17 गुणा कितना 23। फिर जब 17 का गुणा 60 से करते हैं तो 17 छक्का कितना होता है 102, तो ये 10 20 आ जाएगा और गुणा 23। अब इसका गुणा करिए, इसका गुणा करेंगे तो 23 शून्यम शून्य, 23 दूनी 46 की 6 और कैरी कितनी 4, 23 शून्यम शून्य और शून्य में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 23 एकम कितना हो जाएगा 23। तो ये आ जाएगा आपका LCM 23,460, ठीक है ना। ये काफ़ी इजी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, ठीक है। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 336 और किसका लिखा है, और लिखा है 54 का लिखा है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसका क्या करना है, लिखेंगे क्या कि 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, देखिए जब हम 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या मिलता है 336 बराबर। अब इसके दोस्तों आप क्या करिएगा, इस तरह से गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है ना, रफ वर्क में, और देख लीजिएगा। मैं यहाँ पास आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आने वाले हैं। देखिए क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। और 54 के क्या क्या आएंगे, 54 के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, इस तरह से आएंगे। तो हम यहाँ से LCM क्या निकालेंगे, LCM ऐसा नंबर होता है जो दोनों में होता है, ठीक है, कॉमन। तो 1 2 तो यहाँ कॉमन है, तो 1 2 ये हो जाएगा। सॉरी पहले HCF निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए HCF क्या होते हैं कॉमन नंबर। तो पहला कॉमन नंबर क्या है आपके पास 2 है, पहला कॉमन नंबर क्या है आपके पास 2, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 2। फिर देख लीजिए क्या और कोई कॉमन है, ये 3, देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ से कोई भी एक 3 सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसमें गोला भी लगा दीजिए जिससे बाद में हमको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमने ये 3 लिख लिया, ये 3 और ये 3 क्या थे कॉमन थे, तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में एक मिल रहे थे कॉमन और इसमें 2 कॉमन, तो जितने भी कॉमन मिलते जाएंगे उनका आपस में गुणा कर देना है। तो कितना आ जाएगा 6, 6 क्या हो जाएगा इसका LCM हो जाएगा, ठीक है, HCF हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे LCM की। LCM में देखिए ये कॉमन नंबर है तो इसको एक बार लिखेंगे, फिर गुणा, फिर ये तीनों 2 अलग अलग है ना, एक बार ही है, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे, फिर गुणा, ये 3 है ना, ये 3 और ये 3 कॉमन है तो इनको एक बार लिखेंगे, तो ये 3, फिर गुणा ये वाला 7 और ये 3 भी तो है, गुणे 3 और गुणे कितना हो जाएगा 3।
देखिए इन सब का गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 तीन कितना 48, ठीक है। 48 गुणा 7 और गुणा इनको गुणा कर लेते हैं, 3 त्रिके 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, 7 अठे 56 की 6 और हासिल कितनी आ जाएगी 5, 7 चौक 28, 28 5 कितना हो जाता है 33, ठीक है। फिर इसके बाद गुणा करेंगे इसके साथ 9 के साथ, तो क्या मिलेगा 9 छक्के 54 की 4 हासिल 5, 9 त्रिक 27, 27 5 32 की 2 हासिल 3, 9 त्रिक 27, 27 3 कितना हो जाएगा 30, तो 30 24 क्या हो जाता है आपका एलसीएम हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए बच्चों इसमें क्या था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, ठीक है, तो उसमें एलसीएम एचसीएफ तो फाइंड करना था, हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड कर लिए, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में ये भी कह रहा था कि आपको एक चीज प्रूफ करना है, ठीक है, मतलब एक चीज आपको सिद्ध करना है, जांच करने के लिए कह रहा है। क्या सिद्ध करना है कि कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है अगली चीज, क्वेश्चन नंबर 2 में ही हर क्वेश्चन के साथ ही आपको करना है, ठीक है। क्या बोला गया है, एक फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है ना। और ये फार्मूला आप याद भी रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे से जो आपके क्वेश्चन है उसमें ये फार्मूले लगने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा आपके क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि आपको पहले आपको एलसीएम निकालना है और फिर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इसके बाद आपको ये प्रूफ करना है कि जो भी आपको 2 नंबर दिए गए हैं, दो नंबर दिए गए हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। तो 26 और 91 दिया गया, तो ये जो भी 2 नंबर दिए गए हैं ना, तो इन दोनों का गुणा, इन्हीं दोनों का गुणा, जो 2 नंबर दिए जाते हैं इन्हीं दोनों का गुणा किसके बराबर होगा, वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और बराबर में क्या आना चाहिए, आप ये भी देखिए, आप बराबर में आना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, ये कहा गया, ठीक है। तो देखिए हम दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारे पास, दोनों संख्याएं हैं 26 गुणे 91 बराबर, हमको ये दिखाना है। अब देखिए एलसीएम कितना है आपके पास, एलसीएम है 182, कितना है 182, और गुणा कितना है 13, बस इनका गुणा करके दिखाना है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो आप यहीं पास दिखा सकते हैं, देखिए अब इनका जब गुणा करें, ठीक है, तो गुणा मैं यहीं पास कर लेता हूं, ठीक है, करिएगा आप। 1 छक्के 6 और ये 2, 9 छक्के 54 की 4 और हासिल कितनी हो जाएगी 5, 9 दूनी 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, तो कितना आया 6 6 3 2, 2366। इस तरफ चेक करिए क्या बराबर है, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2 और 13 अट्ठे 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, ठीक है, और हासिल 2 थी तो 4 2 6 हो जाएगी। अब कितना हासिल बच रहा है 10, 13 कम 13, 13 10 कितना 23। तो ये देखिए यहाँ से ये शो हो जाता है, क्या शो हो जाता है कि जो भी 2 नंबर दिए जाते हैं उन दोनों का गुणा हमेशा किसके बराबर होगा, उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि आप पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है, फिर उसी के नीचे यहीं से ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका खत्म होगा, फिर आपको ये चीज लिखना है और ये लिखने के बाद ये आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, शो करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीजें आपको करना है, बाकी आप सारे क्वेश्चन में कर लेंगे, बाकी आप क्या है आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है, गुणा करना है, तो सिंपल ही है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। उसी तरह से करना जैसे पीछे भी क्वेश्चन किए थे ना, उसी तरह से सेम करना जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में अपन किए थे, बस उसमें 2 नंबर दिए गए थे और इसमें सारे में क्या है 3 नंबर दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन में क्या है इसमें 3 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट देखिए क्या है,
लिखा है 12, 15 और क्या है 21। ठीक है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले कि 12, 15 और 21 के, उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहे थे, अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, एलसीएम मतलब इसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करें, 12 के क्या हो जाएंगे, करिएगा, इजी तो है, 2 गुणे 2 गुणे कितना 3। सेम उसी तरह से ये देखिए, आप रफ वर्क जब करते हैं तो 2 छक्के 12, 2 3 6 और 3 1 3। ठीक है, तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 आ जाता है। ठीक है, फिर 15 का करें तो कितना मिलेगा, 3 गुणे 5, और फिर 21 का करें तो क्या मिलेगा, 3 गुणे 7। बस आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालिएगा। क्या पहले आप एचसीएफ निकालेंगे, आपको ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो सभी संख्याओं में हो, कॉमन होते। देखिए 3 क्या है, सभी संख्याओं में है ना, 3 कॉमन है, तो हम क्या कहेंगे कि एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, सारे नंबर ले जाते हैं, बस कॉमन नंबर को एक बार लिखना है। तो ये आगे से 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 लिख लेना। अब देखिए अगले नंबर से क्या है, 3 कॉमन था और हम एक बार उसको लिख चुके हैं, तो नहीं लिखना। आप किसको लिखेंगे, 5 और गुणे कितना 7, बस इनका गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 3 12, 5 कितना 60 और 7 गुणे 7, तो कितना आ जाएगा, 7 6 42, 420। ठीक है, ये 420 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, पिछले ही क्वेश्चन की तरह सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में है 17, 23 और कितना 29। ठीक है ना, 17, 23 और 29 हो जाएगा। तो इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड जब इनके हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लिखेंगे सबसे पहले 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, जैसे हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में लिखे थे। ठीक है ना, इस तरह से आपको लिखना है। चलिए करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखें 17 का अभाज्य गुण। देखिए 17 किससे जाएगा, 17 स्वयं एक ऐसा नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, तो स्वयं से कैंसिल होगा, तो 17 एक कम 17। ठीक है, तो और 1 1 कम 1 कर लीजिए। ठीक है, 1 कर सकते हैं, तो 17 का क्या बनेगा आपका अभाज्य गुणनखंड, 17 और गुणा 1 ऐसा कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 17 एक ही नंबर है, तो इसमें हम 1 कर सकते हैं। इसी तरह से आपका 23 है ना, जो 23 भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या ही है, तो उसको भी लिखेंगे क्या, 1 गुणा 23। और क्या है 29 है, तो 29 को भी क्या लिखेंगे, 1 गुणा 29। देखिए जब अब इसमें क्या है, एचसीएफ जब निकालते हैं तो एचसीएफ से हमको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि तीनों में क्या क्या है, सिर्फ 1 1 है, तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लाई, 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है दोस्तों, इसका गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम। ये गुणा आपको करना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज और छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है कि तीनों के तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तीनों के तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है हमेशा कितना होता है, 1। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है ना, वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, इसी का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 8, 9 और 25। ठीक है, चलिए करते हैं 8, 9 और 25। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ कि 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, कैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखे थे। ठीक है ना, तो करें, 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, करिएगा, सिंपल है, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और 9 के कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 3, और 25 के कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए एचसीएफ की अगर बात करते हैं, ठीक है ना,
तो जब हम HCF की बात करते हैं तो क्या इसमें कोई कॉमन नंबर दिख रहा है आपको? कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है, ठीक है, कॉमन नंबर हमको नहीं दिख रहा। अब HCF कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप क्या करिएगा कि हम कोई भी नंबर हो अपनी आवश्यकता के अनुसार हम उसमें का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो एक, क्योंकि एक सबका फैक्टर होता है, एक सबका फैक्टर होता है, ठीक है, तो इनका भी HCF क्या हो जाएगा? एक। तो ये भी याद रखिएगा कि अभाज्य संख्याओं का HCF तो होता है एक, लेकिन जब कभी भी ऐसी कंडीशन बन जाए कि कोई फैक्टर कॉमन ना हो नंबर में, तो उनका भी HCF क्या हो जाएगा? एक, क्योंकि एक सभी संख्याओं का क्या होता है? फैक्टर होता है, मतलब एक सभी संख्याओं में होता है, ठीक है ना। अब LCM की बात करें, LCM कितना हो जाएगा? LCM में क्या हो जाएंगे? सारे नंबर का मल्टीप्लाई, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। और जब एक का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज आती है, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, बस इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40, 40 पंचे 200, और 200 त्याई कितना हो जाएगा? 600, और 600 त्याई कितना हो जाएगा? 1800, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई क्या है, कोई भी सम संख्या है उसका जब मल्टीप्लाई अपन 5 से कर देते हैं तो उसमें जीरो आ जाता है, और जब किसी भी नंबर में आपको जीरो मिल जाता है ना, तो वो संख्या क्या हो जाती है? थोड़ी सी ईजी हो जाती है, तो उसका मल्टीप्लाई कर पाते हैं। तो ये क्या आ गया? आपका LCM आ गया, ठीक है ना, ये आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा था आपका? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू कितना? 9 दिया गया है, ठीक है। मतलब दो संख्याएं आपके पास 306 और 657, ठीक है, उनका HCF दिया गया कितना? 9 दिया गया। देखिए लिख के बता देता हूं मैं, लिखा है HCF किसका किसका? 306 और क्या? 657 बराबर कितने दिए? 9। तो देखिए इस तरह से जो ब्रैकेट में होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये जो दोनों नंबर हैं, ये दोनों नंबर का HCF कितना दिया गया है? 9 दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है। और पूछ रहा है कि LCM ऑफ, और इन्हीं का LCM आपसे पूछा गया है, 306 और 657 LCM। देखिए अब क्या है, इन दोनों नंबर का आपको HCF दे दिया गया है कि HCF इनका कितना है? 9 है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे LCM पूछा जा रहा है कि इनका, इन्हीं नंबर का LCM कितना होगा, ये चीज। तो आप यहां लिख सकते हैं कि दिया है, क्या लिख सकते हैं? दिया। ये भी लिख सकते हैं गिवन दैट, दिया है, ठीक है। और यहां लिख सकते हैं तब हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इन्हीं नंबर का LCM। देखिए दोस्तों एकदम इजी है, देखिएगा कैसे है। पिछला जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो उसके पहले एक फॉर्मूला आपको बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? LCM और गुणे HCF, ये होता है बस। अब किन दो संख्याओं का? वही दो संख्याएं जिनका हमको LCM और HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से देखिए आपको क्या निकालना है? LCM निकालना है। ये दोनों संख्या पुट कर दीजिए, दो संख्याओं गुणनफल मतलब 306 और गुणे 657, और बराबर LCM तो फाइंड करना है, तो यहाँ LCM लिखेंगे LCM की जगह, और HCF कितना है? 9 दिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा, अब आप क्या करेंगे? आपको यहाँ से LCM फाइंड करना है ना, LCM की वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करिएगा कि LCM को यहीं लिखिए, LCM को इसके नीचे लिखिए, ठीक है। और यहां से अब आपको क्या करना है? 306 गुणा 657, इस 9 का तिर्यक गुणा कर देना है। इस 9 का क्या करना है? तिर्यक गुणा करना है। तो ये 9 आपका ये इस तरफ से कहाँ आएगा? नीचे आएगा, ये नीचे। तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल करिएगा, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं तो देखें 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 3 शून्यम शून्य, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, ठीक है। अब और भी देखें, ये कैंसिल हो सकता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 एकम 3, 3 नहीं है 27। तो क्या मिला आपको? LCM बराबर क्या मिल रहा है? 103 गुणे 219। अब देखिए, अब इसको या करके ऐसा लिख सकते हैं ना कि LCM बराबर 103 गुणे 219, ठीक है। अब आपको इसका क्या करना है? गुणा। जब गुणा करते हैं तो हमको क्या मिल जाती है वैल्यू इसकी? देखिए इसका गुणा करें तो मिलता है 22, 33,
8, ये चीज़ आपको मिलती है। ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्ट बता दिया क्योंकि सिंपल ही गुणा करना था। ठीक है, तो आप गुणा करके चेक करिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस। तो देखिए एकदम सिंपल था, एचसीएफ दे दिया ना, एलसीएम निकालना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस फार्मूले से, ये वाले फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी एक चीज़ दे देता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एलसीएम ही दे दिया और एचसीएफ निकालना तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर इसी तरह से क्या कर देता है कि दो संख्याओं का क्या दे देता है, एलसीएम दे देता है और एचसीएफ दे देता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कह रहा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ठीक है, 6 की पावर n दिया है और n आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या। देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में स्टेटमेंट रखना, कोई कैलकुलेशन वगैरह इसमें नहीं है। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 6 की पावर n है ना, जो वो क्या है, एक आपके पास नंबर है। ठीक है, 6 है और n क्या है, उसकी पावर है। n क्या है, उसकी पावर। और n की वैल्यू क्या है, n क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से आएंगे और भी नंबर आएंगे। ठीक है ना, ये कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम 6 की पावर में n की जगह ये नंबर्स रखते हैं, सारे के सारे प्राकृतिक नंबर, सारे के सारे प्राकृतिक नंबर, चाहे कितने भी बड़े नंबर रख दें, ठीक है ना, तो 6 की पावर जब हम यहाँ रखते हैं तो क्या हमको कोई ऐसा रिजल्ट मिलने वाला है जिसमें क्या होना चाहिए, अंक 0 होना चाहिए। अंक कैसा 0 होना चाहिए, मतलब कि इकाई का अंक 0 आना चाहिए। समझ गए ना, इकाई का अंक 0 का मतलब कि जैसे 10 है तो 10 में इकाई का अंक 0 है। कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए लिखा है 2600 लिखा है तो इकाई का अंक इसमें क्या है, 0 है। मान लीजिए 4800 लिखा है तो इकाई का अंक इसमें क्या है, 0 है। तो ऐसा ही इसका एक ऐसा नंबर आना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें हमको इकाई का अंक क्या मिल जाए, 0 आ जाए। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि क्या कोई ऐसा अंक n की वैल्यू की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए जब इसको सॉल्व करें तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है ना, तो हमको यही चेक करना है। देखिए अब हम क्या करते हैं, जब n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, मान लीजिए n इज इक्वल टू 1, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 की पावर 2 करते हैं तो कितना आ रहा है, 36 आएगा। 6 की पावर 3 करते हैं तो कितना आएगा, 216, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है ना, ये आएगा। तो आप एक चीज याद रखिए कि जब हम 6 की चाहे जितनी पावर कर दें, उसकी यूनिट डिजिट में हमेशा क्या आने वाला है, यूनिट डिजिट में क्या आएगा, हमेशा 0 ही, मतलब 6 ही आना है। उसकी यूनिट डिजिट में हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब कभी भी हमको 0 नहीं मिल सकता है। ठीक है, 0 क्या, 6 के अलावा और कोई भी दूसरा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि मतलब n के लिए कोई भी ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आपको ये बताना होगा कि जैसे जब हमको लास्ट में कोई भी 0 चाहिए, ठीक है, लास्ट में जब हमको 0 चाहिए तो कम से कम वो नंबर 5 से तो डिवाइड हो। मतलब कम से कम का मतलब ये है कि छोटा से छोटा नंबर, कि अगर लास्ट में 0 है तो वो कम से कम 5 से डिवाइड तो होना चाहिए। बाकी वो 10 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जब हम 6 का फैक्टर करते हैं, अब इसका सॉल्यूशन मेन यहाँ से, ठीक है, 6 की पावर n है, तो जब हम 6 का फैक्टर करते हैं तो फैक्टर में हमको क्या मिलता है, 2 इंटू 3, ऐसा मिलेगा ना फैक्टर में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है। अगर हमको यहाँ 3 की जगह क्या मिलता 5 मिलता, 3 की जगह हमको क्या मिल जाता, 5 मिलता, तो हम कह सकते कि थे कि ये कितना बन जाता, 10 बन जाता। ठीक है, और 10 बनता तो इसमें क्या आ जाता, एक इकाई का अंक 0 मिल जाता। लेकिन इसमें क्या है कि 5 नहीं मिल रहा। ठीक है, 5 नहीं मिल रहा। कम से कम छोटा सा नंबर ऐसा है वो जो मतलब 0 वाले नंबर को डिवाइड तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अगर इसमें हमको 0 लाना है, अगर हमको इसमें 0 लाना है तो हमको यहाँ इसके फैक्टर में कितना चाहिए था, 5 चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे कि 6 की पावर n में n के मान क्या है, प्राकृतिक संख्या, जैसे बता सकते हैं क्या, 1 2
3 4 और भी इस तरह रखने पर हमें 0 से समाप्त होने वाली संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है ना। अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा इसका रीज़न। तो यहाँ लिखेंगे कि 0 से समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या में 5 क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या में 5 उसका क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए, जो कि 6 की पावर n बराबर 2 गुणे 3 की पावर n में नहीं है। बस इजी है। अब यहाँ फाइनली स्टेटमेंट बताएंगे कि इसलिए 6 की पावर n में n की प्राकृतिक संख्याओं के लिए कोई ऐसी, फिर आगे लिखिएगा, संख्या नहीं मिलेगी जो कि 0 से समाप्त होती है। शून्य से लिखिएगा, शून्य से समाप्त होती है। बस आपका यही आंसर है। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि कैलकुलेशन है। आपको लिखे हैं कि व्याख्या कीजिए। 2 नंबर दिए गए हैं, बड़े बड़े नंबर हैं मल्टीपल में। देखिए पहला है 6 × 11 × 13 + 13 और करके लिखा है। क्या लिखा है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस कितना लिखा, 5। कह रहा है कि इनके जो रिजल्ट मिलते हैं, मतलब इनका जो सॉल्व करने में हमको आंसर मिलता है, क्या वह आंसर एक भाज्य संख्या मिलेगी, ये पूछा गया है। कोई संख्या हमको भाज्य मिलेगी तो बस आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या मिलेगा, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखिए यहाँ से क्या लगा है, यहाँ प्लस लगा है, तो इस तरफ वाला अलग नंबर है और इस तरफ के सारे अलग नंबर हैं। अब क्या करेंगे, देखेंगे 13 मतलब 13 जो है दोनों में है, तो हम 13 को क्या कर लें, कॉमन निकाल लें। तो अंदर कितना बचेगा, 7 × 11 और प्लस धन 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 13, 11 7 77 और प्लस 1। ठीक है ना, तो 13 गुणे कितना हो जाएगा, 88। अब देखिए जब इसमें क्या है कि 13 गुणे अपने क्या मिल रहा है, 88। एक सेकेंड, सॉरी, ये 77 और एक कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 78। तो बिल्कुल हाँ, ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। देखिए जब ये ऑलरेडी क्या लिखा है, गुणा में लिखा है, मतलब ऑलरेडी एक फैक्टर टाइप में लिखा है ना, तो जब फैक्टर टाइप में लिखा है तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक ये मतलब भाज्य संख्या है। ठीक है ना, इसी तरह से दूसरे को प्रूफ करके हम लिखेंगे क्या। अब इसमें देखिए जैसे ही इसमें क्या था, 13 13 दोनों तरफ था ना, इसमें एक संख्या क्या है, 5 दोनों तरफ है, तो 5 को आप बाहर निकाल दीजिए। तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस कितना हो जाएगा, 1। जब 5 में से 5 को निकाल देते हैं तो कितना बचता है, 1 नहीं बचता है। बस इसका आप अब गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करने में हमको कितना मिल रहा है, इसमें 1008 मिल रहा है। कितना, 1008 और प्लस 1 मिल रहा है। ठीक है, तो जब हम इसको देखें तो ये कितना बन जाएगा, 5 × 1009। देखिए अब हमको भी इसमें क्या है,
क्लियरली हमको दिख रहा क्या कि ऑलरेडी एक फैक्टर टाइप में लिखा है। फैक्टर टाइप का मतलब कि गुणा गुणा का सिंबल करके लिखा है ना, इस तरह से बीच में गुणक सिंबल है, तो ऑलरेडी क्या है, ये भाज्य संख्या है, 5 से भाज्य हो जाएगा। इसी तरह ये किससे, 13 से भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जी हाँ, ये दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। बस यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है ना, बता सकते हैं अतः दी हुई संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसका जो हल है ना एकदम सिंपल है। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, होता है ना, ग्राउंड होता है, ग्राउंड होता है, ग्राउंड कैसा होता है, गोल होता है, तो उसके चारों तरफ क्या है, पथ है, पथ मतलब क्या है, रोड है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट। मतलब सोनिया उसके चारों तरफ क्या चक्कर लगा रही है, तो पूरा चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लग जाता है, 18 मिनट का लग जाता है। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि है तो उसको कितना टाइम लग जाता है, 12 मिनट का टाइम लगता है। इसका मतलब वो ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तब ना कम टाइम लग रहा है, ज्यादा स्पीड चल रहा है उसको कम टाइम लग रहा है, इसकी स्पीड थोड़ा सा कम है। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही यहाँ कुछ लिखा है, मिसिंग है, ठीक है, में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक ही स्थान लिखा होगा, ठीक है, या एक ही स्थिति हो सकती है, में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ये एक मान लीजिए क्या है, वृत्ताकार पथ है। ठीक है, सोनिया, एस फॉर सोनिया, सोनिया जब चलती है इसके चारों तरफ तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है ना, और एक लड़का है रवि, एक लड़का कौन सा है, हाँ रवि है, तो आर फॉर रवि, रवि जब चलता है तो रवि कितना टाइम लगता है, 12 मिनट लग जाता है। ठीक है, तो बता रहा है इसी तरह से जब वो घूम रहे हैं आपस में तो कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थिति में मिलेंगे। मतलब जहां से चलना स्टार्ट किए थे ना तो दोनों वहीं मिलेंगे, मतलब यहां से चलना स्टार्ट किए दोनों। ठीक है, अब घूम रहे हैं तो कितने समय बाद वहीं पास वे दोनों एक साथ मिल जाएंगे, ये बताना है। तो सिंपल है, इन दोनों का आपको क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, देखिए कैसे, 12 का आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप रफ वर्क में करेंगे 12 का प्राइम फैक्टर, तो कितना मिलेगा, 2 छक्का 12, 2 तेईं 6 और 3 एकम 3। ठीक है, इसी तरह से 18 करेंगे प्राइम फैक्टर, तो क्या मिलेगा, 2 नहीं 18 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। बस इन प्राइम फैक्टर को क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है। लिखेंगे कि 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड, तो 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, और 18 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3। बस अब इनमें देखिए ये 2 है ना, 2 इन दोनों में कॉमन है, तो 2 क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 2 गुणे, और 3 क्या है, 3 भी 2 बार है, और फिर किसको लिखेंगे, अब किसको लिखेंगे, देखिए ये 2 है ना, एक बार 2 को, और ये 3 एक्स्ट्रा, तो इन दोनों को लिखेंगे, तो कितना मिल जाएगा, 2 3 के 6, 6 2 12, 12 3 के 36, ये 36 आ जाता है। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ लिखना है कि अतः वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना।